जय हिंद ऑल ऑफ यू। फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट जो चैप्टर सेकंड का था पार्ट फर्स्ट वो कंप्लीट किया था। विभव से अक्षीय निरक्षीय स्थिति इसके बारे में पढ़ा था। विभव प्रवणता क्या होती है, विभव से प्रवणता में संबंध क्या होता है। पार्ट सेकंड जो कैपेसिटर से रिलेटेड था, संधारित्र से रिलेटेड था, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें हम लोग, तो इसमें कवर करेंगे चालक की धारिता क्या होती है, कैसे कैपेसिटी धारिता जो होती है वो क्या होता है, कैपेसिटर किसे, कंडेंसर किसे कहा जाता है, संधारित्र का क्या सिद्धांत है, वो धारिता पर कैसे कार्य करता है, और संधारित्रों का संयोजन मतलब किस तरीके से संयोजित किया जाता है संधारित्रों को, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कि चालक की धारिता मतलब कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है, किसी कंडक्टर की धारिता क्या होती है। पहले तो हम लोग कंडक्टर की धारिता या कैपेसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कैपेसिटी, कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है, लिखा है यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि Q समानुपाती V, या हम बोल रहे हैं कि V समानुपाती क्या होता है Q। अभी मैंने बताया था कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक ये होते हैं, तो उसका विभव बढ़ता है। यह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि उसका विभव क्या हो जाता है, बढ़ता है। मतलब यदि चालक को Q आवेश दिया जाए तो उसके विभव में जो बढ़ोतरी होगी, जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, V होगा। तो Q समानुपाती होता है V। फिजिक्स का ये नियम है, जब भी समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे, साइन हटाएंगे, तो उसके साथ साथ एक नियतांक जुड़ता है, कांस्टेंट जुड़ता है। यहाँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कांस्टेंट जुड़ा है C। यहाँ C एक समानुपातिक नियतांक है, उसी को चालक की धारिता कहते हैं। चलिए चालक की धारिता कहते हैं, तो Q बराबर हो गया C, तो C बराबर हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, Q अपॉन V, ये अपॉन में चले जाएगा। तो चालक की धारिता C बराबर हो गया Q अपॉन V। मतलब चालक की धारिता जो होती है वो चालक पर उपस्थित आवेश के समानुपाती और उस पर उपस्थित विभव के जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यहाँ से हम लोग इसका डेफिनेशन बना सकते हैं कि आवेश तथा विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। चलिए अगली स्लाइड में इसके कुछ मात्रकों को समझ लेते हैं कि कैसे होते हैं। तो चालक की धारिता फॉर्मूला बना मेरे पास C बराबर क्या बना, Q अपॉन V। कुछ मात्रक होते हैं, ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका, फेरेड। अगर हम लोग इसके मूलभूत मात्रक की बात करें तो मूलभूत मात्रक हो जाएगा कूलाम अपॉन वोल्ट, ये इसका मूलभूत मात्रक होगा। ऐसा ही मात्रक होता है फेरेड। सीजीएस मात्रक मैंने बोला था S से स्थित याद रखिएगा, और EMU मात्रक में एब। नेक्स्ट कुछ संबंध है बहुत इंपॉर्टेंट। 1 फेरेड जो होता है वो 10 की घात 11 स्थित फेरेड के बराबर होता है। प्रायोगिक मात्रक, जैसे मैंने मिली माइक्रो नैनो आपको समझाया था, वैसे ही यहाँ पर जो प्रायोगिक मात्रक कैपेसिटी या धारिता में उपयोगी होता है वो होता है 1 माइक्रो फेरेड। माइक्रो फेरेड जो होता है, माइक्रो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 माइक्रो फेरेड जो होता है वो 10 की घात 6 के बराबर होता है। और इस माइक्रो को डबल कर दिया जाए, जिसे पढ़ा जाता है माइक्रो फेरेड, या इसे बोला जाता है 1 पिको फेरेड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 माइक्रो फेरेड या पिको फेरेड जो होता है 10 की घात 12 फेरेड के बराबर होता है। बात करें विमीय सूत्र की, तो आवेश और विभव का विमीय सूत्र बनाना आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, और विमीय सूत्र इसका लिख सकते हैं, ये आपके लिए वर्क है। और अगर समझना चाहते हैं कि विभव या विमीय सूत्र कैसे बनेगा तो वो भी हम लोग डिस्कस कर ले सकते हैं। तो क्या करना है, विमीय सूत्र बनाना है। एक बार मैं और आपको समझा देता हूं, क्योंकि एक नंबर का वेटेज 1 या 2 विमीय सूत्र पूछे ही जाते हैं, तो हम लोग विमीय सूत्र बनाकर ही देख लेते हैं विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं। पहले तो मुझे किसका बनाना है, यहाँ पर C बराबर मुझे धारिता का विमीय सूत्र बनाना है, तो Q अपॉन V होता है। धारिता का विमीय सूत्र बनाने के लिए मुझे चार्ज मतलब आवेश का विमीय सूत्र पता है। आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय, धारा के लिए लिखते हैं एम्पियर का A, समय के लिए लिखते हैं T, तो AT हो जाएगा। विभव के लिए मुझे विमीय सूत्र बनाना है, तो मैं बात करता हूं विमीय सूत्र बनाने के लिए आपको सभी भौतिक राशियों का नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। विभव बराबर हम लोगों ने पढ़ा था सर, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। तो कार्य बराबर, पहले हमें फिर कार्य पता होना चाहिए सर, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर होता है सर बल गुणा विस्थापन। सभी राशियां एक दूसरे पर निर्भर है। विस्थापन का तो मीटर होता है, पता ही हमें। अब कार्य का नहीं बनाते आ रहा है तो पहले हमें बल पता होना चाहिए। बल बराबर होता है सर द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण का नहीं पता है, द्रव्यमान तो मास होता है, किलोग्राम इसका मात्रक होता है, m इसके लिए लिखते हैं। त्वरण का नहीं पता है तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय।
और अगर वेग का नहीं पता है तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अगर हमें मात्रक विमीय सूत्र बनाना है तो पहले हम लोग मात्रकों को डिस्कस कर लेते हैं। मूलभूत मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड होता है, विस्थापन का मीटर। यहां अगर बात करें तो वेग में मात्रक मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मतलब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड का वर्ग। बल के मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम लोग ये निकाल चुके हैं। बल गुणा विस्थापन तो मीटर एक बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये बढ़ाते हुए चलिए आगे। तो यहां से हमें कार्य का जो फॉर्मूला है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो मिल जाएगा। बना लीजिए यहाँ से m1 l की पावर 2 और t की पावर -2, क्योंकि सेकंड स्क्वायर जो है वो अपॉन में। तो ये हमें मिल गया विमीय सूत्र। बटे में क्या है? बटे में है सर इसका आवेश, आवेश का विमीय सूत्र है AT। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा m1 l2, t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा माइनस तो t की पावर -3 और a की पावर -1 हो जाएगा। लिख दीजिए इसको। तो यहाँ पर हम लोग विभव का निकाल चुके हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझा दिया कैसे निकालना है। t की पावर -3, a की पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, ये सारी टर्म्स ऊपर जाएगी। तो पहले m-1 l-2, t की पावर ये 3 ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और a की पावर -1 है ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस ऑलरेडी वहाँ मौजूद है तो हो जाएगा m-1 l-2 t की पावर 4, a की पावर क्या हो जाएगा 2। ये किसका हो गया? धारिता का विमीय सूत्र। ध्यान रखिएगा बच्चा, ठीक है, धारिता का विमीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि विलगित चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि अगर एक कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता कितनी होगी, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो हम पहले इसके लिए मान लेते हैं कि एक गोलीय चालक, पहले तो हम लोग कंसीडर कर लें कि एक गोलीय चालक है, चलिए एक गोलीय चालक ले लिया हमने। हमने ये मान लिया कि R त्रिज्या और इसका केंद्र हमने मान लिया O है, ठीक है। एक गोलीय चालक ले लिया हमने। चालक है तो सीधी सी बात है, इस पर कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित होगा। आवेश होगा तो इसके केंद्र पर आवेश होगा, इतना का इतना इस पर यूनिफॉर्मली इस पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। थ्योरी पढ़ते हैं, माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या R है तथा केंद्र O है। जब चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो ये आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से पूरी तरीके से इस पर क्या हो जाता है, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स समान रूप से फैल जाता है। कितना आवेश? प्लस Q आवेश समान रूप से उस पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो हमें इसके लिए निकालना है कि इसकी धारिता जो होगी, पहले हमें इसका धारिता के लिए बात करें तो धारिता क्या होगी, इसके लिए हमें ये निकालना है। तो धारिता बराबर, अभी हम लोगों ने पढ़ा, धारिता बराबर होता है C बराबर Q/V, मतलब हम लोगों ने पढ़ा आवेश बटे क्या होता है, विभव होता है। अब पहले तो हमें विभव निकालना पड़ेगा, आवेश तो Q दिया ही है हम लोगों ने। तो हम जानते हैं कि एकांक आवेश के कारण विभव, जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, एकांक आवेश के कारण विभव जो होता है, आवेश के कारण विभव कितना होता है? एकांक आवेश के कारण विभव V बराबर होता है 1/4πε0 जो आवेश है तथा जितनी उसकी दूरी है। तो दूरी यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल R कंसिडर की है, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 QR। चूंकि यहाँ कांस्टेंट मीडियम अगर परावैद्युतांक रखना है तो K रख सकते हैं। तो C बराबर Q/V में वैल्यू रख दीजिए, तो C बराबर हो जाएगा Q/V। तो C बराबर Q/V का मान क्या है, पूरा वैल्यू रखिए, 1/4πε0 K Q अपॉन क्या हो जाएगा R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C बराबर ये सारी वैल्यूज कहाँ चली जाएगी ऊपर, तो बचेगा 4πε0 K इंटू क्या हो जाएगा R। ये क्या हो गया फेरेड में। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो गोलीय चालक की धारिता होती है, अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें तो वो उसकी त्रिज्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। यही किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए क्या होता है, व्यंजक होता है। लिखा है उपरोक्त व्यंजक किसी गोलीय चालक की धारिता को दर्शाता है तथा स्पष्ट है कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। नेक्स्ट
संधारित्र क्या है। जिस पोर्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके पहले हम लोगों ने इसके बेसिक्स को क्लियर किया। संधारित्र क्या होता है, किसे कहा जाता है संधारित्र। संधारित्र जिसे कंडेंसर भी कहा जाता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, मतलब उस चालक को या उस डिवाइस को बदलने की जरूरत नहीं है, उसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कैपेसिटी को बढ़ाया या उसमें आकार में क्या कर सकते हैं हम लोग, बढ़ा सकते हैं। तो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए संधारित्र का सिद्धांत या संधारित्र बनता कैसे है, तो संधारित्र जो बनता है, संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो साइड्स होती हैं, दो टर्म्स होती है। जब एक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ड्यू टू प्रेरण या ड्यू टू इंडक्शन दूसरे इस पर क्या हो जाता है, माइनस क्यू आवेश। दूसरे सरफेस की या दूसरे इलेक्ट्रोड की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित हो जाता है, माइनस क्यू आवेश आ जाता है, और यहाँ माइनस आएगा तो दूसरे इस पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। क्योंकि दूसरी जो रॉड होती है, दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है, उसका संपर्क भू संपर्कित किया जाता है, मतलब अर्थिंग दी जाती है, भू संपर्कित किया जा सकता है। तो इससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज, जो पॉजिटिव आवेश है, जो धनात्मक आवेश है, उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए इसका जो विभव है उसकी वृद्धि किए बिना ही विभव में विभव कम हो जाता है। चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। अगर मैं विभव को कम कर दूं तो धारिता अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो विभव की कमी करने के लिए ये अरेंजमेंट बनाया जाता है। सिद्धांत कैसे काम करता है वही मैंने आपको समझाया। जब किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संपर्कित अनावेशित चालक को लाते हैं तो आवेशित चालक की धारिता अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही सिद्धांत किसका होता है, संधारित्र का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विभव को अगर हम लोग कम कर देंगे तो धारिता अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ कहीं से कहीं तक हम लोगों ने उसके आकार में परिवर्तन नहीं किया है, उसके आकार में परिवर्तन करने की जरूरत हमें नहीं थी, तो इस पर्पज से वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो हमने माना संधारित्र जो होता है, मैंने अभी बताया कि दो इलेक्ट्रोड मीन्स दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। तो माना संधारित्र की प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। दो प्लेटें, अभी जो मैंने अरेंजमेंट बनाया था वही अरेंजमेंट हम लोग वापस से बनाते हैं। संधारित्र दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। जब प्लेट ए को प्लस आवेश दिया जाता है, प्लेट ए को प्लस आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो ड्यू टू इंडक्शन पहली प्लेट की दूसरी जो प्लेट होती है, हमने मान लिया ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। जब इसको हम लोगों ने प्लस क्यू आवेश दिया तो दूसरी प्लेट के आंतरिक सरफेस पर माइनस क्यू आवेश, और प्लस क्यू आवेश जो बचा रहता है इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसको अरेंजमेंट में क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो जो थ्योरी है उसकी तरफ बढ़े। माना संधारित्र की प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इसका विभव VA हो जाता है। कितना विभव हो जाएगा, इस पर VA विभव हो जाएगा। तथा प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होने के कारण इसका विभव कितना हो जाएगा, B है तो इस पर कितना विभव हो जाएगा, VB हो जाता है। तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर जो होगा वो कितना हो जाएगा, VA माइनस VB। तो संधारित्र की जो धारिता हो जाएगी वो भी क्या होगी, आवेश अपॉन विभवांतर। यहाँ बस इतना अंतर है, वहाँ आवेश बटे विभव हो रहा था, तो यहाँ हो जाएगी Q अपॉन VA माइनस VB। ये संधारित्र की क्या हो जाएगी, धारिता, जो कि दो प्लेटें हैं इसलिए मात्रक में कोई चेंज नहीं आएगा। एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, विमेश सूत्र कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसका एसआई मात्रक फेरेड, सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, स्थित फेरेड। नेक्स्ट, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों को किस तरीके से संयोजित किया जाए कि हमें जो आउटपुट मिलने वाला है वो बहुत अच्छा आउटपुट या ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, तो इसके संयोजन की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम जो हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं उसमें मेनली जो संयोजन होते हैं, 3 प्रकार के संयोजन सिर्फ सेल में पढ़ेंगे, बाकी 2 प्रकार का संयोजन करते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें पहली जो डिवाइस है उसका सेकेंड जो एंड है उसको दूसरी डिवाइस के पहले एंड से जोड़कर इस तरीके से एक अरेंजमेंट बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन में जिन डिवाइसों को जोड़ा जाता है, जिन डिवाइसों को जोड़ा, जिन युक्तियों को जोड़ा जाता है, जिन टर्म्स को जोड़ा जाता है, उनका पहला जो सिरा होता है वो किसी एक बिंदु से, दूसरा सिरा किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है, उसे हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बहुत अच्छे से समझने के लिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। श्रेणी क्रम संयोजन आपकी स्क्रीन पर, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम जिसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने जैसे बोला कि पहले डिवाइस का या कोई डिवाइस जिसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो डिवाइस में मैंने आपको अभी जस्ट बताया
कि डिवाइस जो होती है, संधारित्रों की बात हो रही है, तो पहले तो हम लोग संधारित्र ले लेते हैं। 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं मैं मान लेता हूँ C1 C2 और क्या है C3 है। 3 संधारित्र मैंने कंसिडर कर लिए जिनकी धारिताएं परस्पर क्या है C1 C2 और C3 है। तो धारिताएं मैंने लिख दी इसकी कि इसकी धारिता हो गई C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। अरेंजमेंट बना लिया हम लोगों ने। अरेंजमेंट के साथ साथ जो लास्ट वाला एंड होता है, चूंकि संधारित्र की बात हो रही है इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, भू संपर्कित करेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे अर्थिंग। अर्थ दिया हम लोगों ने, इसे अर्थ से कनेक्ट करते हैं, जिसे हम लोग अर्थिंग भी बोलते हैं। चलिए, ये कनेक्शन है। कनेक्ट कैसे करना है, तो जो पहला संधारित्र है जिसको मैंने नाम C1 दिया है, उसके दूसरे सिरे को या दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से, वैसे ही दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। इस क्रम को कहा जाता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए, सॉल्यूशन कैसे बनेगा इस पर बात करते हैं। चित्र में संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजित प्रदर्शित किया गया है। माना संधारित्रों की धारिताएं जो हैं वो C1, C2 और C3 हैं। तो इनके जो विभव हैं, संधारित्रों के जो विभव है वो हम लोगों ने मान लिए, पहले संधारित्र का V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3। अब चाहें तो यहाँ आवेशों की बात करें, यहाँ -Q + Q, यहाँ भी हो जाएगा -Q + Q, यहाँ -Q और यहाँ क्या हो जाएगा +Q। सॉरी, अरेंजमेंट जो है उसमें पहले हम लोग +Q आवेश आरोपित करते हैं। +Q आवेश के कारण ड्यू टू इंडक्शन यहाँ -Q आएगा, यहाँ +Q, यहाँ -Q, यहाँ +Q, यहाँ आंतरिक सिरे पर -Q, बाकी भू संपर्कित होकर जो विभव है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट बनता है। हमें निकालना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे क्या होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ आपको एक बात दिख रही है कि जो आवेश है श्रेणी क्रम संयोजन में, आवेश जो है वो नियत रहता है। आवेश जो होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रहता है, नियत रहता है, तथा विभवांतर जो होता है वो सभी पर क्या होता है, अलग अलग होता है। विभव जो है वो सभी पर क्या है, अलग अलग है। तो इसी को हम लोग बात करते हैं। तो पहले संधारित्र पर विभव कितना होगा, चूंकि हम ये जानते हैं कि धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभव। अब जो चीज यहाँ पर बदल रही है, तो मैंने बोला आवेश तो नियत है, सिर्फ बदल क्या रहा है, विभव बदल रहा है। तो यहाँ से आप विभव की वैल्यू निकालेंगे, तो इसलिए विभव बराबर हो जाएगा आवेश बटे धारिता। आवेश बटे धारिता। तो पहले संधारित्र जो है उस पर आवेश कितना, विभव कितना है, V1 है, तो उसका विभव कितना हो जाएगा, Q/C1, क्योंकि धारिता जो है वो C1 है। दूसरे संधारित्र पर क्या हो जाएगा, Q/C2, तीसरे संधारित्र पर हो जाएगा Q/C3। ये धारिताओं के मान अलग अलग हो जाएंगे। तब श्रेणी क्रम में कुल विभव जो होगा, कुल विभव की बात करें तो कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव हो जाएगा V1 + V2 + V3। एक पर V1 है, दूसरे पे V2, तीसरे पे V3 है। तो श्रेणी क्रम में विभव कितना हो जाएगा, टोटल V1 + V2 + V3 हो जाएगा। तथा एक ऐसे संधारित्र की परिकल्पना करते हैं कि जिसमें हम लोग तीनों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो ऐसे यदि इन संधारित्रों के स्थान पर C धारिता वाले एक से संधारित्र की कल्पना करें जिसका आवेश Q है, तो उस पर विभव कितना होगा, V = Q/C होगा। तो V बराबर हम लोगों ने जो बोला कि टोटल विभव इतना हो जाएगा, मान रखिए। तो यहाँ हो जाएगा Q/C बराबर Q/C1 पहला संधारित्र पर, Q/C2 दूसरे संधारित्र पर, Q/C3 तीसरे संधारित्र पर। तो ये हो जाएगा Q/C, ऊपर से दिख रहा है Q कॉमन आ रहा है RHS पक्ष में, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 हो जाएगा। Q से Q दोनों ओर से कैंसिल हो गया। 1/C इक्विवेलेंट तुल्य जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसे हम लोग बोल सकते हैं तुल्य धारिता का ये फॉर्मूला है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे LHS लेकर, तो ये अलग अलग, LCM लेकर तो अलग अलग हो जाएगा। यही श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का क्या है, व्यंजक है। नोट कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि दो संधारित्रों को जिनकी धारिता C1 व C2 है,
उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता क्या होगी। तो 1 मैंने अभी जो बताया आपको C तुल्य बराबर, अगर दो जोड़े हैं तो ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1 क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। ठीक है, दो जोड़े हैं तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/C तुल्य बराबर, इसका एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा C1 C2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन C2 प्लस क्या हो जाएगा C1। तो हमें ये वैल्यू मिला, हमें C तुल्य निकालना है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दीजिए, C1 C2 ऊपर चले जाएगा, बचेगा नीचे C1 प्लस C2। तो दो संधारित्रों को अगर जोड़ा जाता है तो इतनी धारिता उस पर अप्लाई होती है। अगर तीन संधारित्रों को जिनकी धारिताएं C1 C2 और C3 है तो उनकी श्रेणी क्रम में संयोजन कितना होगा, तो वही बात है, यहाँ 1/C तुल्य बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जितने ही संधारित्र जोड़ते जा रहे हैं उतने मल्टीपल इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1/C तुल्य बराबर, इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम में हो जाएगा C1 C2 C3। ठीक है, एलसीएम तो तीनों ही आएंगे। जब इसके लिए डिवाइड करेंगे तो C1 नहीं आएगा, C2 C3 आएगा। C2 के लिए सॉल्व करेंगे तो C1 C3 आएगा और C3 के लिए सॉल्व करेंगे तो C1 C2 आएगा। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, 1/C तुल्य बराबर हो जाएगा, अरेंजमेंट करेंगे तो C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 अपॉन में हो जाएगा C1 C2 C3। हमें C तुल्य की वैल्यू निकालनी है तो बराबर हो जाएगा, रेसिप्रोकल होने पर C1 C2 C3 अपॉन हो जाएगा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। ये हमारे लिए हो गया श्रेणी क्रम संयोजन में तीन धारिताओं के लिए। अगर n संधारित्र जिनकी प्रत्येक धारिता अगर 2 3 से ज़्यादा पूछ ले जाए, 10 पूछ ले जाए, 15 पूछ ले जाए, 20 पूछ ले जाए तो फिर क्या करेंगे सर। तो यदि n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए जिसकी प्रत्येक की धारिता C हो तब तुल्य धारिता क्या होगी। अगर बात करें तो 1/C तुल्य बराबर 1/C तुल्य बराबर 1/C, जिसकी धारिताएं समान आ रही है, 1/C प्लस 1/C। कितने जोड़े हुए हैं, n संधारित्र जोड़े हैं तो 1/C तुल्य बराबर हो जाएगा n/C। तो C तुल्य बराबर हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, हो जाएगा C/n। इतनी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो 2 3 सबके लिए पढ़ लिए। कुछ न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर यदि 2 फेरेड 3 फेरेड एवं 4 फेरेड के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता की गणना कीजिए। मैंने बोला 3 संधारित्र हैं, 3 संधारित्रों की बात करें तो 3 संधारित्रों के मान C1 बराबर दिया हुआ है 2 फेरेड, C2 बराबर दिया हुआ है 3 फेरेड और C3 बराबर दिया है 4 फेरेड। C1 C2 C3 की हमारे पास वैल्यू है। 3 संधारित्रों का क्रम है तो C तुल्य बराबर आप चाहें तो फॉर्मूला वो लगा सकते हैं या फिर जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया C1 C2 C3 अपॉन में C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 सॉल्व कर लीजिए। C तुल्य बराबर मान रखने पर C1 C2 C3 मतलब ऊपर जो है तीनों का मल्टीप्लाई 2 × 3 × 4 अपॉन में कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 2। तो C तुल्य बराबर हो जाएगा बेटा 2 3 जा 6 6 4 जा 24। नीचे हो जाएगा 3 2 6 12 12 प्लस 8। तो C तुल्य बराबर मुझे मिलेगा 24 अपॉन में कितना हो रहा है 12 8 20 और 6 26 26 सॉरी। तो C तुल्य बराबर हमें मिल जाएगा, डिवाइड हो रहा है 2 से 12 टाइम, ये हो रहा है 13 टाइम, तो 12 बाय क्या हो जाएगा 13। ये हमारा आंसर हो गया जो कि किस में आएगा फेरेड में। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ और देखते हैं। यदि 2 फेरेड 3 फेरेड हम 4 फेरेड के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभव की गणना कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर पूछी हुई है, चेंज कर दिया उसने कि कॉम्बिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बात करेंगे तो हम लोग, तो उसमें बोला है कि तीनों पर विभव कितना होगा। जब हम लोगों ने डेरिवेशन सॉल्व किया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि विभव जो होता है, पहले संधारित्र पर अगर मैं विभव की बात करूं, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें जो गिवन क्या है, जो दिया है, जो हमें राशियां दी हुई है वो क्या है। दिया है C1 की वैल्यू 2 फेरेड, C2 की वैल्यू जो गिवन है 3 फेरेड है और C3 की वैल्यू जो गिवन है वो 4 फेरेड है। ठीक है, इस तरीके से 3 वैल्यू दी हुई है और प्रत्येक पर 2 कूलाम आवेश, चूंकि मैं बता चुका हूं आपको कि श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है वो नियत रहता है, मतलब सब पर एक समान रहता है। तो हमें निकालना है कि प्रत्येक
संधारित्र पर विभव कितना होगा, तो विभव के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, पहले संधारित्र पर विभव V1 बराबर, आपको याद हो तो हम लोगों ने लिखा था Q/C1। तो V1 बराबर हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना है 2/C1 कितना है 2। तो पहली चीज हमें मिल गई कि पहले संधारित्र पर विभव कितना होगा 1 वोल्ट होगा। फिर दूसरे संधारित्र पर विभव, दूसरे संधारित्र पर विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा Q/C2। दूसरी धारिता ले लेंगे तो V2 बराबर Q का वैल्यू कितना है 2, C2 कितना है 3, तो 2/3 ये हो गया हमारे लिए। वैसे ही अगर चाहें तो आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तीसरे संधारित्र पर विभव, तीसरे संधारित्र पर विभव कितना हो जाएगा, तो तीसरे संधारित्र पर विभव V3 बराबर हो जाएगा, चूंकि धारिता तीसरी धारिता मतलब तीसरे संधारित्र की धारिता क्या लेंगे Q/C3। तो V3 बराबर हो जाएगा बेटा, Q कितना है 2 और C3 जो है धारिता की वैल्यू तीसरी धारिता कितनी है 4, तो V3 का मान हो जाएगा 1/2। या आप पॉइंट में लिखेंगे तो 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस अलग अलग पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि 32 संधारित्रों को, अब 32 दिया है मतलब हमें नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दे दिए हैं, कंडेंसर्स दे दिए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तथा प्रत्येक संधारित्र की धारिता भी दी हुई है हमें। C बराबर कितना दिया हुआ है 2F, प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी हो 2F हो, तब तुल्य धारिता क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि N संधारित्र अगर हैं तो C तुल्य बराबर क्या हो जाता है, हम लोगों ने निकाला था N संधारित्रों के लिए जो धारिता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी C/N हो जाएगी। तो C तुल्य बराबर बस मान रखना है हमें, C का वैल्यू कितना है 2 है, अपॉन में N कितने हैं 32 है, तो C तुल्य बराबर हो जाएगा 1/16 फैराड। इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और न्यूमेरिकल श्रेणीक्रम संयोजन से बन सकते हैं। ये तो मैंने कुछ आपको पर्पस से दिए थे, कुछ टॉपिक्स दिए थे, तो इस तरीके से और भी आप प्रैक्टिस के लिए करते रहिएगा, क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। समांतर क्रम संयोजन को हम लोग कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर इसमें क्या होता है, ये अरेंजमेंट कैसे होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। माना 3 संधारित्र हैं, इस तरीके से 3 संधारित्रों को जोड़ा जाता है, जिनका जो संपर्क है, जिसमें एक एंड जो होता है किसी बिंदु 1 से जोड़ा जाता है, दूसरे एंड को किसी बिंदु दूसरे से जोड़ा जाता है। इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन होता है। और जो लास्ट वाला होता है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। ये हमने इसे भू संपर्कित कर दिया। जो धारिताएं हैं इसको हम लोग मान लेते हैं, ये जो बिंदु है गिवन है, ये इसे हम लोगों ने मान लिया एक बिंदु A पर हम लोगों ने जोड़ दिया, और दूसरा जो बिंदु है उसको हम लोगों ने मान लिया कि वो बिंदु कौन सा है, तो वो बिंदु हम लोगों ने मान लिया कितना है B है। धारिताएं मान ली, पहले संधारित्र की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। जब आवेश प्लस Q आवेश दिया जाता है तो ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन आवेश जो होगा वो अलग अलग पार्ट में चले जाएगा। जैसे पहले पर Q1 चले गया, दूसरे पर Q2, तीसरे पर क्या चले जाएगा Q3 चले जाएगा। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नियत रहता था, लेकिन यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में क्या नियत रहेगा, विभव। विभव तीनों संधारित्रों पर सेम रहेगा, समान रहेगा। चलिए देखते हैं थ्योरी क्या है। माना बिंदु A पर जब Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुपात में Q1, Q2, Q3 में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तब Q बराबर क्या हो जाता है, Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, तथा इस
संयोजन में विभव जो रहता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो हमें समीकरण 1 में ये पता चल गया कि Q चूंकि 3 पार्ट में फैला हुआ है तो हम लोग Q को ही लेके चलेंगे। तो हम पहले सभी संधारित्रों, तीनों संधारित्रों पर आवेश प्राप्त कर लेंगे, आवेश कितना होगा, फिर इसकी कल्पना करते हैं। तो प्रथम संधारित्र का आवेश, तो बात करें अगर हम लोग धारिता की, तो धारिता C बराबर हम लोगों ने पढ़ा था Q/V होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो पहले संधारित्र पर आवेश दिया हुआ है, यहाँ Q आएगा, Q, Q2 और Q3, ध्यान रखिएगा। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, धारिता पहले संधारित्र की, तो C1V, C2V, C3V, विभव तो नियत है। तो समीकरण 1 में मान रखने पर तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये समीकरण 1 थी हमारी, मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस क्या हो जाएगा बेटा, C3V। अब यदि इन संधारित्रों के स्थान पर C धारिता वाले एक संधारित्र की आवेश करते हैं तो Q बराबर यहाँ क्या हो जाता है, अगर इक्विवेलेंट मानते हैं तो Q बराबर क्या हो जाता है, CV। तो मान रख दीजिए, तो Q बराबर हमें मिला था C1V प्लस C2V प्लस C3V, तो मान रखने पर CV बराबर हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। दोनों ओर से अगर इस टाइप से देखें तो V कॉमन आ जाएगा, बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V हो जाएगा कैंसल, तो C तुल्य बराबर हमें मिल गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये ध्यान रखिएगा। ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में अगर 3 संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो उसके लिए ये व्यंजक होता है, ठीक है। इसके भी न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है, कैसे संधारित्रों का संयोजन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक लास्ट पार्ट इसका और बच जाता है चैप्टर नंबर 2 का, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।